सीमांचल को बदनाम किया जाता है, हमारे शेरशाहवादी भाइयों पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। अगर घुसपैठी 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन ने निकाले पूरे बिहार से, तो मालूम हो 2 घुसपैठी निकले सीमांचल से, वो भी कौन थे? बोलो मोदी, उनका नाम बोलो। बोलो अमित शाह, उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या सच था? उनका नाम क्या हस्बैंड था? नहीं था उन दोनों का नाम। हाँ मोदी जी, एक घुसपैठिया को आप अपनी बहन बनाकर बांग्लादेश से दिल्ली में लाकर बिठाकर बैठे हैं। उसको बांग्लादेश लेकर जाइए, अगर बांग्लादेश का रास्ता नहीं मालूम तो वैसी बताता है आपको कहां से ले जाकर छोड़ना उसको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आपको बताना जरूरी समझता हूं कि पटना में मोदी ने, नीतीश कुमार ने क्या बनाया? एम्स बना दिया, IIT बना दी, NIT बनाया, NIST बनाया, NLU बनाया, PMCH बनाया, NMCH बनाया, और फिर गया में और राजगीर में IIM बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी, नालंदा यूनिवर्सिटी बना दी, बिहार पुलिस अकेडमी बना दी, एक खेलने का कॉम्प्लेक्स बनाया 750 करोड़ का। अरे क्या सीमांचल चांद पर है या बिहार में है? बताओ हमको। सीमांचल पटना से 300 किलोमीटर के फासले पर है। मोदी को बिहार की जनता ने 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया। बिहार की जनता ने लालू परिवार को 15 साल सत्ता में रखकर मुख्यमंत्री बनाया। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया। तो बिहार की जनता को और सीमांचल की जनता को हम बता रहे हैं कि मोदी को आपने 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया, मगर मोदी का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। लालू परिवार को आपने 15 साल मुख्यमंत्री बनाया, उनका दिल अपने सिर्फ एक ही बेटे के ऊपर अटका हुआ है। नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया, मगर नीतीश कुमार का दिल राजगीर में फंसा हुआ है। सीमांचल का क्या होगा फिर? सीमांचल का कैसे हम काम करेंगे? मेरे भाई, हम आपसे बता रहे हैं, अगर आप यहां से 11 तारीख को हसनैन साहब को अपना विधायक बनाएंगे, ओवैसी आपसे वादा करके जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला ठाकुरगंज ब्लॉक के रसिया पंचायत के भात गांव में जाने वाली सड़क को आजादी से नहीं बनाया गया। हसनैन साहब, आपको रोड बनाना पड़ेगा। आपको चक्का जाम अगर करना पड़े, चक्का जाम करेंगे। अगर आप बोलेंगे आ जाओ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से, मैं भी निकल कर आकर बैठ जाएंगे। और फिर पुलवामा पंचायत में गिराबस्ती में सड़क आज तक नहीं। अरे पूरी विधानसभा में ऐसा लगता है कि रोड नाम की चीज ही नहीं, मगर तुम्हारा वोट लेकर, तुम्हारे वोटों की रोड पर चलकर कोई पटना को चले जा रहा है, मगर तुम्हारे गांव में रोड बनाने का काम नहीं कर रहा। अब आप बताइए कि यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा मसला मसाइल है, क्या क्या नहीं हो रहा है? सीमांचल को पसमानदा इसलिए रखा जा रहा है ताकि सीमांचल के बच्चे अपनी जवानी को बर्बाद करके हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पंजाब में जाकर वहां पर काम करें। जिस दिन सीमांचल के बच्चे को इंसाफ मिलेगा, तालीम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो ये दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब और मुंबई में बैठने वाले ताकतवर लोगों की जिंदगी में बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनका खिदमत करने वाला कोई नहीं रहेगा वहां पर। ये काम हम करेंगे और आपको हम बता रहे हैं मेरे भाई, ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़ा होकर कह रहा है कि सीमांचल में एक तेज रफ्तार की दिल्ली सीमांचल की रेल लिंक की जरूरत है। हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला उसके लिए। और फिर पटना से किशनगंज अररिया एक वंदे भारत की यहाँ पर ट्रेन की जरूरत है। यहाँ पर फैक्ट्री क्यों नहीं लगती सीमांचल में? बोलो मोदी जी, बोलो नीतीश कुमार, बोलो तेजस्वी, तुम तो मुख्यमंत्री भी थे। मंजलिस लड़ेगी कि NH-31, NH-57 पर यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाए। जितना यहाँ पर अस्पताल है उसको PHC बनाया जाए। मंजलिस 100 कम्युनिटी क्लिनिक सीमांचल में बनाने की लड़ाई लड़ेगी। और ये जो कोसी का नदी का पानी आकर कटाव करता है, हम लड़ेंगे सरकार से 3000 करोड़ रुपए लेकर उस तटबंध का काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर आपके मुख्तलिफ मसाइल हैं।
यहां पर पोआखाली को ब्लॉक बनाना है इंशाअल्लाह ताला। बनाना है ना पोआखाली को ब्लॉक? कितने लोग बनाना चाहते, हाथ उठाइए। तो 11 तारीख को पतंग को बटन दबेगा और पोआखाली ब्लॉक बनेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर यहां पर आप जानते हैं कि पोआखाली में एक अस्पताल है, उसको PHC बनाना है, नदी कटाव टाटबंद का काम है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि यहां पर डेरामरी में, पोआखाली में, जिया पोखर में, कड्डू बिटा में रोड को बनाना है। ये सब काम इंशाअल्लाह ताला ये आपकी जिम्मेदारी है। और हम आगे आपको पूछेंगे हर 6-7 महीने में काम कितना आगे बढ़ा, क्या नहीं हुआ। सिर्फ भाषण देकर जाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। अगर भाषण देकर जाता तो 11 साल से बार बार आपके दरमियान में नहीं आता। हम 11 साल से आते रहे और इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही, जिंदगी वफा की तो तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। मेरे अजीज को सलाम करता हूं। अख्तर ईमान पिछले 11 साल से मजलिस के झंडे को लेकर सीमांचल के कोने कोने में और बिहार के कोने कोने में लेकर गए। वो नहीं करना चाहते थे तो हम तो भीख नहीं मांग सकते। हमने तय कर लिया कि हमारी लड़ाई सम्मान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इज्जत को हासिल करने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई बराबरी की लड़ाई है। और हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। पटना और दिल्ली में बैठने वाला कोई जालिम हुक्मरान हमारे बच्चों के, नौजवानों के, मां और बहनों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। हम नहीं होने देंगे इसको। इसलिए हमको सियासी ताकत को हासिल करना है, हमारे विधायक को बनाना है। आप बताइए, यहां से जो राजद का उम्मीदवार है, उनके वालिद मरहूम के अल्लाह मग़फ़िरत करे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। मगर आप उनसे पूछ लीजिए जब वो दोबारा आएंगे, मौलाना साहब से पूछ लीजिए, सऊद साहब आप तेजस्वी का नाम छोड़कर, अपने ठेकेदारों का नाम छोड़कर पूरे ठाकुरगंज में 20 अहम लोगों का नाम बता दो। नहीं बता पाएंगे, कुछ काम नहीं किया। और आज आकर ये गठबंधन वाले बोलते हैं हम ऐसा कर देंगे। अरे मेरे भाई, तेजस्वी ने जो लंबी छोड़ी है ना, वो मोदी के कंपटीशन में आ गया झूठ बोलने के। मोदी ने कहा था 15 लाख देंगे, 15 लाख मिले। मोदी ने कहा था 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, मिला। तो तेजस्वी ने कहा कि मोदी से ज्यादा जाऊंगा। आपको मालूम बिहार का कास्ट सेंसस में बिहार में जी कितना घर है? 2,45,000 के 2,45,00,000 घर है। ये कहता है सबको घर दिए जाएंगे। तुमको मालूम भारत सरकार में 55 मंत्री मिनिस्टर्स है, कितने नौकर भारत सरकार में काम करते हैं आपको मालूम? कितने? एक अंदाजा लगा। पूरे भारत के सरकार में, भारत की सरकार में 30 लाख लोग काम करते हैं। कितना? 30 लाख। तेजस्वी बोल रहा है कि 2,75,00,000 घर जो है उनको सबको नौकरी दूंगा। अब आप सोचिए, बिहार की जनता, सीमांचल की जनता इतनी भोली नहीं है कि तुम आकर लंबा छोड़ दो और वो कबूल कर ले। अच्छा, आपको मालूम, अगर चलिए मान लिए कोई यहां से उठ के बोलेगा ओवैसी तुम्हारे को क्या तकलीफ हो रही है, देगा वो? अच्छा देगा ना, कितना पैसा लगेगा? अभी अगर वो 2,75,00,000 लोगों को नौकरी देगा तो कम से कम 25,000 तो देना पड़ेगा ना 25,000। अब तुम उसका हिसाब कर लो, उसके लिए पैसा पड़ेगा 8,28,000 करोड़ रुपये। 8,28,000 करोड़ रुपए। पूरा बिहार सरकार का बजट कितना है? सालाना 2 लाख करोड़ का। ये कहां से लाएंगे बाबा तुम 6 लाख? पैसा तो झाड़ पे नहीं उगता ना। तो तेजस्वी बोलेगा वैसी भड़काऊ भाषण देता है, वोट काटते हैं तुम्हारा, इस पर भरोसा मत करो। अरे बाबा तुम बताओ तो सही, कहां से लाओगे, किधर से लाओगे, किधर से लाओगे आप? अच्छा फिर बोलते कि अगर कोई सुनो बैठो, अगर कोई ये बोलता है कि इंटर्नशिप में हम नौजवान को फैक्ट्री में इतना पैसा देगा, कौन सी फैक्ट्री है यहाँ पर वो तो बता दो प्यारे, कौन बता दो ना। कुछ नहीं है मगर आकर बोल दिए। अच्छा आप ये बताइए, वक्फ का कानून पार्लियामेंट में बनता है ना,
देश के लिए बना पार्लियामेंट में। बिहार सरकार ने तो नहीं बनाया। अगर बिहार सरकार बनाती तो दूसरी सरकार आकर खत्म कर देती। मैं कह रहा हूं कि वक्फ का कानून काला कानून है। ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो कानून को बंद कर देंगे। कैसा बंद करेंगे? अरे पूरे देश का बना हुआ है बाबा। अगर तुझे नहीं मालूम तो कोई वकील को बिठाकर सुन ले, समझ ले, उसके बाद कुछ बोल दे, और फिर आप इस तरह की बात करके चले जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ठाकुरगंज की जनता को पैगाम दे रहा हूं, आप मेरी बात को गौर से सुनिए। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर वीआईपी पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपनी समाज के इत्तेहाद पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ उठाकर जवाब दो। तुम मुख्यमंत्री बनना चाहोगे? अरे जोर से बोलो कि मुख्यमंत्री बनेंगे। जब मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे तो याद रखो मेरी इस बात को, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अबू बकर का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उस्मान अली का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उमर का बेटा भी बनेगा, और फातिमा का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। यह कोई बात नहीं है कि हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल ना कर सकें। अपने ख्वाब देखो, याद रखो, तुम जितने ख्वाब देखोगे और अल्लाह की जात पर भरोसा करोगे और जुस्तजू करोगे हक के रास्ते में, तो जिस तरह तुम जुस्तजू करोगे रास्ते आराम से साफ होते जाएंगे। मगर अगर तुम पहले से ही सोच लोगे ये क्या बात कर रहा है मेरे भाई, ये होने वाली चीज है इंशाअल्लाह ताला। तो आप तैयार हैं अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए? तो 11 तारीख को क्या करना पड़ेगा आपको? ठाकुरगंज में क्या आवाज आएगी बताओ? किस पर बटन दबेगा? पुवाखाली में क्या आवाज आएगी? पतंग पतंग की आवाज आनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद पर जा रहा हूं कि आप लोग अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर इंशाअल्लाह यहां से मजलिस के उम्मीदवार को मिले बनाएंगे, ताकि ठाकुरगंज में सही मानों में ये तरक्कियात और विकास का काम हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ओवैसी एक तरफ है, एक तरफ लश्कर है जालिम का। थोड़ा जोश दीजिएगा भाई। ओवैसी एक तरफ है, एक तरफ लश्कर है जालिम का। ये दो मर्जी तुम्हारी है, जिधर चाहो उधर जाओ। ये दो मर्जी तुम्हारी है, जिधर चाहो उधर जाओ। मगर एक बात कहता हूँ सुनो ऐ सीमांचल वालों, गुलामी से जो बचनी है तो मजलिस की तरफ आओ। गुलामी से जो बचनी है तो मजलिस की तरफ आओ। जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं। हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं। तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी जब। तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी जब। यहाँ पर चोर ही बनकर के चौकीदार बैठा है। यहाँ पर चोर
वही बनकर के चौकीदार बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया के गयूर अवाम। अब वक्त आ गया है उनको बुलाने का जिनके सर पे ताज पहना कर यहाँ के अवाम को बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है, और ये कहकर ये जिम्मेदारी दिया है कि जाओ आपकी शिक्षा की लड़ाई गुलाम हसनैन लड़ेगा, जाओ आपकी स्वास्थ्य की लड़ाई गुलाम हसनैन लड़ेगा। अब मैं एक शेर के साथ बड़े भाई गुलाम हसनैन को माइक पर आवाज दूंगा कि इन्होंने जीने का मतलब मोहब्बत में पा लिया, जिन्होंने भी तकलीफ दिया उनसे दूरी बना लिया, और लोग रोकर भी अपने गमों को हल्का न कर सके, और इन्होंने हंसी की आड़ में हर गम को छुपा लिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे भावी प्रत्याशी गुलाम हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंच पर बैठे हमारे कौमी सदर, हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मंच पर बैठे जनाब मुखिया आफाक साहब, मंच पर बैठे हाजी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जनाब मुखिया रसमुद्दीन साहब, जनाब मुखिया दिलशाद राही साहब, जनाब राहिल साहब, जनाब शमसुल हक साहब, जनाब सालिम जाहिद साहब, जनाब फरीदुद्दीन साहब, मोहम्मद सलमान अनवर साहब, आफ्ताब अहमद मलिक साहब, मोहम्मद अखलाक साहब, मीजान रब्बानी साहब, मुखिया तौहीद साहब, जनाब राहुल अमीन साहब, मौलाना सुल्तान साहब, सरपंच रेहान साहब। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोग 10 बजे ही से इस हाई स्कूल के मैदान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दीदार के लिए खड़े हैं। मैं आपके आने को तस्लीम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने लंबे समय से खड़ा होकर आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मैं शुक्रिया अदा करूं। आपने मुझे विधानसभा के प्रत्याशी बनाकर मुझे इज्जत दी, इसके लिए भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी कारकुनान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया। दोस्तों, इलेक्शन का भंवर है, आपको सोचना है कि आपको रहनुमा चुनना है या एमएलए चुनना है। आपने पिछले बार देखा होगा, आप जिसको वोट दिया था आपके घर कभी नहीं गया था, वोट मांगने तक नहीं गया था, लेकिन वक्त का तकाजा था, हम सबों ने मिलकर उनको रातों रात एक तरफा वोट करके जिता दिया। लेकिन वो आदमी जब जीत के घर गया भारी बहुमत से, उनको चाहिए था कि आपके गांव में जाके, अगर गांव नहीं जा पाता तो आपके पंचायत में जाके सिर्फ शुक्रिया अदा करता, लेकिन वो आदमी आपके वोट का, आपके मत का शुक्रिया तक नहीं अदा किया। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि आपके गांव में अगर कोई जलसा हुआ होगा या कोई फातिहा खानी हुआ होगा या किसी की मैयत हुई होगी या किसी गरीब बेटी की शादी हुई होगी, उसमें भी आपने दावत किया होगा। लेकिन मैं एक दावे के साथ कहता हूँ कि वो आदमी कभी आपके घर नहीं गया था। फिर आज दोबारा वो घर घर जाते हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन्हें किसी गांव में बैठने की जगह नहीं मिल रही है। मैं बता दूं, यही जनता है। जो आदमी जनता के साथ नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह उसके साथ वैसा ही होगा। अल्लाह सब फैसला करता है। आपने धोखा किया था जनताओं के साथ, जनताओं के अरमान के साथ कुचला था। आज आपके अरमानों को जितना चोरी है कि जनता करेगी, आपको कहीं जगह नहीं मिल रहा है। और दूसरा जो विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल पूर्व में था, आपने उसके कार्यकाल को देखा था, हमारे लोगों को कितना परेशान किया था। अभी सिर्फ एमएलए नहीं बना है, वो सरकार की पार्टी में गया है और सरकार की पार्टी में जाते ही उसके बोल बदल गए। वो
कभी मुस्लिम हिंदू दोनों की बात करता था, असल में उसके दिल में आरएसएस का चोला था, उसने वो चोला इस बार खोल गया है। अब उनको हमारी दाढ़ी से दिक्कत हो गया है, हमारी टोपी से दिक्कत हो गया है, हमारी मस्जिद से दिक्कत हो गया है। हम मुसलमानों को अब घुसपैठिया कहता है। आपको याद रखना होगा दोस्तों, ये घुसपैठिया जो हमें कहता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप लोग सोचते होंगे वो राजस्थानी है, वो राजस्थानी नहीं है, उनके बाप दादा ही बांग्लादेश से आया है। मैं एक दावे के साथ कहता हूँ तुम घुसपैठिया है, और 14 तारीख को यहाँ की जनता ने ये दिखा देगा कि गोपाल कुमार अग्रवाल तुम घुसपैठिया हो, तुम यहाँ से चले जाओगे। और तुमने खुद कहा था पिछले बार कि मैं और इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये मजलिस के दीवाने 14 तारीख को तुम्हें जिंदगी भर के लिए यहाँ से मुंतखब करने का नुकसान खत्म कर देगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में गरजते हैं उसको पूरा हिंदुस्तान देखता है। मोदी को सोचना पड़ता है कि ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। आपको सोचने का वक्त है दोस्तों कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर नहीं होते तो हमारा वक्त बिल पर कौन बोलता, एनआरसी पर कौन बोलता, सीएए पर कौन बोलता, पहलू खान पर कौन बोलता। दोस्तों ये वो वक्त मुजाहिद है जब हमारे कौम पर, हमारे क़यादत पर कोई बात होती है या किसी मजलूम पर कोई बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ आपके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके सामने आता है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो अपने भाई या खुद मुख्यमंत्री बनने नहीं आया है, आपके दशा दिशा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सीमांचल में आके उनके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं जब देखता हूँ वो धूप में आके, चिलचिलाती धूप में आके जब यहाँ पर सभाएं करते हैं, मैं उनके माथे के पसीने से एहसास कर सकता हूँ कि उनको हमारे लिए क्या दर्द है। मैंने उनके दर्द से मैं ज्यादा उनका शरीक तो नहीं हो सकता था, लेकिन जिस दिन मैं बैरिस्टर साहब के मंच पे चला था मेरी नौकरी चली गई थी। मैंने सोच लिया था मेरी नौकरी चली जाए, मैं इसका परवाह नहीं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके मजलिस के लिए, मैं क़यादत के लिए उनके साथ बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिंदगी भर खड़ा रहूंगा। और आपको सिर्फ इतना करना है, कोई हम लोग अपनी नौकरी छोड़ के बैरिस्टर साहब के क़यादत के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए उनके साथ जुड़े हैं। आपको तो सिर्फ एक बार महागठबंधन को छोड़ना है। महागठबंधन क्या है? हमने ये बोला है, हमारी पार्टी ने बोला था कि हमें गठबंधन में रख लो, लेकिन उसको मुस्लिम की क़यादत नहीं चाहिए। उनको मुस्लिम की क़यादत को कुचलना होगा, कुचलने का इरादा रखता है। हमारे विधायक बिके नहीं थे, मैं भी कहता है कि 4 विधायक बिक गए, मैं कहता हूँ मेरे 4 विधायक बिके नहीं थे। हमें हमारी क़यादत को तोड़ने के लिए हमें खरीदा गया था, और खरीदा इसलिए गया था कि अब कभी कोई मुसलमान कोई क़यादत लेके नहीं आए। लेकिन हमारे यहाँ एक ईमान वाला व्यक्ति जो अख्तर ईमान था, उन्होंने अपने ईमान का परिचय देते हुए वजारत की कुर्सी और करोड़ों रुपया को ठुकरा कर क़यादत के लिए खड़े रहा। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि सीमांचल में आपकी बार जो क़यादत की बयार चल रहा है, जो मजलिस का बयार चल रहा है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ हमें इतना सीट आएगा। लालू प्रसाद का बेटा और लालू प्रसाद इंशाअल्लाह दारुल ईमान और दारुस्सलाम और दारुल ईमान में नाक रख देगा। इन चंद बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बैरिस्टर साहब को सुनने के लिए आए हैं, उनकी बातों को सुन के घर जाएंगे। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आज का जो विधायक गांव बैठने तक का जगह नहीं देता है, लेकिन मैं रात के 1 बजे 2 बजे कल सालगुड़ी गांव में था, 2 बजे जिस तरह से मुझे प्यार मिला वहाँ के खातून का, औरतों का, माओ बहनों का और भाइयों का, 2 बजे उठकर मुझसे जो मुलाकात की, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, बैरिस्टर साहब को भरोसा दिला सकता हूँ कि ये सीट आपकी होली में चल गया है, बस 14 तारीख का देर है।
इन चंद बातों के साथ मैं गुजारिश करके जाता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पतंग छाप जो 5 नंबर पर है, जो मेरे नाम के सामने पतंग छाप होगा, आप आने वाले 11 तारीख को 5 नंबर बटन दबाकर पतंग छाप को विजयी बनावेंगे। इन चंद बातों के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं मौलाना फिरोज खान साहब को आवाज दूंगा कि आप आए और अपनी बातों को रखें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे हिंदू भाई हजरात को आदाब, प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं इस सरों का समंदर, इतने लोग यहाँ हैं, सुभान अल्लाह। कुदरत से ये आवाज आ रही है, एक हक गो इंसान और एक नूरानी चेहरे वाला जो आपके सामने है, जिनका खानदान ऐसा बेबाक और बेहतरीन खानदान जो आपके सामने आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं कि ये वो शख्स है कि कुदरत ने इन लोगों को हर चीज से नवाजा है। इल्म की दौलत इनके पास, शोहरत की दौलत इनके पास, इज्जत की दौलत इनके पास, दुनिया की दौलत इनके पास। देखिए आपके सामने है, अरे ये वो इंसान है जो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, बेवाओं के लिए मसीहा बनकर आए हैं। सीमांचल वालों, हैदराबाद दूर नहीं है, अरे सिर्फ 2.5 घंटे का रास्ता रह चुका है। आप देख रहे हैं ये वो नूरानी चेहरे वाला आपका मसीहा बनकर आया है, ये आपकी हमदर्दी को आया है, अपना पैसा, तन, मन, धन सब कुछ लुटाकर आपके सामने बैठे हुए हैं। अरे देखो तो सही, जरा गौर तो करो सीमांचल वालों। अरे किसी बहकावे में, किसी की दलाली में और किसी की खुचुर पुचुर बातों में मत जाओ। आओ, आवाज उठाओ, पतंग होगा, आसमान पे उड़ेगा, और पतंग होगा तो हमारी आवाज असेंबली में गूंजेगी। इसी पतंग की निशानी पर, अवैसी साहब की मेहरबानी पर, अख्तरुल ईमान की हमदर्दी पर गुलाम हुसैन साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरे हिंदू भाइयों, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मुसलमान तो मुसलमान है, अरे ये तो देंगे ही, नहीं देने वाला। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर तुम पतंग छाप को वोट नहीं दोगे तो सुनो, मुनाफिकों की अलामत होगी, मुनाफिकों की अलामत होगी। छोड़ो इन तमाम शोहरत को जो दुनिया में फेंकी जाती है, बदल दो इन दौलतों को जो दुनिया में रह जाएगी। ऐसे शख्स को आवाज दो, इनका दामन थाम लो, और ये इंशाअल्लाह तुम्हारी आवाज बेबाकी से पार्लियामेंट में उठाते हैं। अकेला शेर है, तुम्हारी हमदर्दी करते हैं। ऐ मजलूमों, ऐ गरीबों, ऐ बेकसों, आओ तो सही इस बार भारी मतों से पतंग का बटन दबाकर अवैसी साहब को मजबूत करते हुए गुलाम हुसैन को असेंबली में भेजने का काम करो। अल्लाह तबारक व तआला और हमारे हिंदू भाई ये सबको सलामत रखे। ये वो शख्स है जो हिंदुओं को भी सीने से लगाते हैं, मुसलमानों को भी सीने से लगाते हैं। मैं हर साल ईद उल मिलाद नबी के मौके पर दारुल सलाम पहुंचता हूं, तमाम शोरा को सुनता हूं। आज ही मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी ने एक पोस्ट भेजा है कि हे सीमांचल वालों, हे बिहार वालों, तुमको एक बेहतरीन लीडर मिला है, भूलना मत, चूक मत करना, कभी किसी के बहकावे में मत आना। बार बार मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूं। अरे जो चले गए जाने तो उनकी परवाह नहीं है, उन्हें दौलत चाहिए, लेकिन आज जो हम मौजूद हैं लोगों, तुम इन नूरानी चेहरे वाले को देखते हुए, इनकी सूरत देखते हुए तुम्हें लगता है ये खाने वाले, अरे ये तो पैदाइशी मालदार है। मैं अपने खानदान को जानता हूँ, मैं हैदराबाद रहता हूँ, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। लिहाजा जो है आप हजरात पतंग को 11 तारीख को खूब बटन दबाकर आसमान में उड़ाओ और असेंबली पहुंचो। मैं MIM का एक सच्चा सिपाही हूँ। अगले 13 साल से मैं इस पार्टी में हूँ और जब तक जान बचा रहेगा शायद इसी पार्टी में रहूंगा। इससे बेहतर पार्टी मेरे नजर में कोई नहीं। 5 साल पहले हमें हुक्म हुआ है ओवैसी साहब की तरफ से कि हम 5 मिनट बोले। 5 साल पहले
हम लोगों को जो कैंडिडेट मिला था वो कैंडिडेट ठाकुरगंज वाले भाइयों को पसंद नहीं आया था। इन लोगों ने वोट नहीं किया था, लेकिन पार्टी के हैसियत से, पार्टी के हमदर्दी से हम दिघल बैंक वालों ने 17,000 वोट सिर्फ दिघल बैंक से दिया था। कैंडिडेट कह करके नहीं, पार्टी कह करके। और आज हम शेरशाहबादी एकजुट है दिघल बैंक के पूरा शेरशाहबादी 80% शेरशाहबादी MIM के साथ हैं और सारा वोट MIM में पड़ेगा। और आज ठाकुरगंज वालों की भीड़ और हुजूम देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया कि इस बार गुलाम हसनैन को कोई रोक नहीं सकता। इस बार गुलाम हसनैन जीतेगा, विधानसभा जाएगा, हम लोगों का बात रखेगा। हम लोग आज 10 साल से रो रहे हैं, हम लोगों का रोना बंद हो जाएगा, हम लोगों को भी खुशी मिलेगी। हम दूसरे विधानसभा क्षेत्र पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अपनी विधानसभा की बात करते हैं। हम लोग सब एकजुट होकर के गुलाम हसनैन को पतन छाप पर वोट देकर कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। साल की जंजीरों को तोड़ने के लिए जिस हद से गुजरना पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार है। अब बड़े तेजी के साथ और एक बुजुर्ग साथी और एक बेहतरीन लीडर तातवा पंचायत के मुखिया रशमुद्दीन साहब को मैं आवाज दूंगा कि 2 मिनट के लिए आप माइक पर आए और पौवा खाली के इस ऐतिहासिक सरजमीन के युवाओं को बता दें कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार हैं। इस बदलाव की आंधी में हम सब पीलर की तरह खड़े हैं। मुखिया रशमुद्दीन साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और हिंदू भाइयों को आदाब। इस चुनावी सभा में उपस्थित मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जो उसके कारकुंदे हैं और जो वक्तागण है, बहुत सारी लिस्टें हैं। और चुनावी प्रचार के दरमियान नुक्कड़ सभा हम लोग करते रहते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग देख ही चुके हैं। बस आप लोगों के सामने एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, चूंकि ये चुनाव का समर है और इस दरमियान में आपके दरमियान सब पार्टियों ने अपने अपने MLA को टिकट देकर आपके सामने भेजा है। चुनना है आपको, तो मेरे ख्याल से चुनने के लिए ये जितने भी पार्टियां अपने अपने MLA को टिकट दिए हैं, उनके पिछले जिंदगी पर जरा निगाह डालने की जरूरत है, हमें तलाश करने की जरूरत है। इसलिए ये शेर कहना मेरे लिए अच्छा होगा कि मंजिल से बढ़कर आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, और पत्थर को जो तोड़ दे ऐसी शीशी तलाश कर। बुजुर्गों और दोस्तों, जी आप लोगों का हौसला को मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूं। और अभी हमारे जो अनाउंसर है ये कह रहे थे कि नौजवानों की पार्टी है। अब उसे तो कुछ मुद्दा चाहिए कि ऐसे लोग हैं जिसका नाम नहीं है। मेरे ख्याल से सभी बालेग लोग आए हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर वो ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों के फलाह व बेबूदी के लिए सोच रखते हैं, तो ऐसे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम कराना चाहिए, ना कि उसे ऐसे करार देना चाहिए कि ये लोग जो है ना वोटर नहीं है। तो उन लोगों को चाहत वोटर की है, और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुलाम हसनैन को चाहत ऐसे तमाम लोगों के लिए। ये नौजवान जितने हैं हमारे मुस्तकबिल है, ये नौजवान कल के बड़े लीडर बन सकते हैं, ये नौजवान हमारे लिए कल बड़े रहबर बन सकते हैं। तो हमें तो ऐसे रहबरों की तलाश है, हमें ऐसे अकाबरीन की तलाश है जो हमारे ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र को मुस्तकबिल में आगे की तरफ ले जाए। बहरहाल मैं ये कहूंगा, और एक शेर बस टाइम नहीं लेना चाहूंगा, कि जिस खेत से दहका को मैसर हो ना रोजी,
जिस खेत से देखा को मैसर हो मारो जी, उस खेत के हर खुशे गुंदम का जला दो। 5 साल पहले हम लोगों ने ये खेत में खेती की थी। अगर फसल आप लोगों ने काटा है, ये फसल आपके रोजी रोटी के लिए बन चुका है, तो आप फैसला करेंगे। अगर ये फसल आपके रोजी रोटी को नहीं दिया है, बल्कि ये फसल अगर बर्बाद हुआ है, तो उस फसल को हम कहते हैं कि सींचने की जरूरत नहीं है। ऐसे फसल में ये दिया सिलाई के तीली से जला दो। कम से कम जलने से आपके जमीन में उर्वरक बनकर, खनिज बनकर ये जमीन को ताकत देगी। इसलिए मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि आने वाले 11 तारीख को बटन छाप पर मोहर लगाकर अवैसी साहब के, ये जो लीडर है गुलाम हसनैन साहब, ये जो अख्तरुल ईमान के चुने हुए नेता गुलाम हसनैन साहब है, उसके हाथ को ताकत कीजिए। और एक बात मुख्तसर में ये कहूंगा कि हम लोगों ने उसको मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष बनाया, तो बनाया तो उसके अंदर हम लोगों ने तो कुछ तो क्वालिटी देखी भाई, और वो क्वालिटी बीते 4 साल हम लोगों के सामने है। हम लोगों ने ये बखूबी गुलाम हसनैन साहब को जाना है। मुझे उम्मीद है और वादा भी कर रहे हैं कि अगर आपका वोट गुलाम हसनैन के पक्ष में आकर उनको पत्ता भेज दिए, तो यकीनन आपके हर मोड़ पर दाहे बगाहे आपके साथ रहेंगे। आपको कभी भी गिला शिकवा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक बेबाक आवाज जीरनगंज पंचायत के किसान और जीरनगंज पंचायत के हर मुद्दों पर बोलने वाला मौलाना नौशाद आलम से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बातों को 2 मिनट में माइक पर रखें। मौलाना नौशाद आलम। जितने भी हिंदू भाई यहाँ पर हाजिर हैं, आदाब और नमस्कार। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, स्टेज पर एक के बाद अगर सबों ने आपके जहन में बात बैठाने की कोशिश की, और आज के दौर में जितने भी नौजवान यहाँ पर हैं और जो भी घर में हैं, आज के डेट में इंटरनेट का जमाना है, और आप बखूबी जानते हैं कि आज हमारे बिहार में, खास करके सीमांचल में, हर देश विदेश के लोगों की नजर टिकी हुई है। आज सीमांचल में असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे लिए हर जगह आवाज उठाने की कोशिश करते हैं और बोलते भी हैं, और दिल्ली के सरजमीन से आप इंटरनेट के जरिए से देख रहे हैं कि आज 2500 रुपए दिल्ली में दिया गया सरकार द्वारा, आज वहां पर मकान को तोड़ा जा रहा है, आप जानते हैं। इसी तरीके से सरकार की साजिश है कि आज हमारे बिहार में भी लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं कि 10-10 हजार रुपए हमारे माँ बहनों के खाते में दिया गया और दिया जा रहा है। ये भी एक लॉलीपॉप है। मुसलमानों जरा सोचो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जरा सोचने की बात है कि हमारे आबा व अजदाद 40-70 साल से कभी कांग्रेस को वोट करता हुआ आया, कभी आरजेडी को वोट करता हुआ आया, लेकिन आप बता सकते हैं हम गुलामी की जिंदगी से आजाद हुए नहीं हुए हैं। मेरे दोस्तों, पहले हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमारे नौजवानों के पास, हमारे आबा व अजदाद के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो आरजेडी या कांग्रेस को हथियार बनाता था। मेरे दोस्तों, जब आज आपकी आवाज को बुलंद करने वाले अवैसी हैं, जहाँ पर शरीयत की बात आए तो बोले अवैसी, जहाँ पर मस्जिद की बात आए तो बोले अवैसी, जहाँ पर मुसलमानों के साथ में मोब लिंचिंग हो वहाँ पर बोले अवैसी, तो सारी बातें आपके बीच में अवैसी है। और आज हमारे आज भी 25-10% बूढ़े हमारे आबा व अजदाद ऐसे हैं कि कांग्रेसी के जहन उनके दिमाग में बैठ चुका है, आरजेडी के बारे में जहन में बैठ चुका है। मैं उन आबा व अजदाद से कहना चाहूंगा कि आप ठीक है, आपके जहन में कांग्रेस बैठा हुआ है, मैं आपको मुबारकबादी देता हूँ, लेकिन जरा सोचो, आने वाले नस्ल के बारे में सोचो कि आज अगर पतंग छाप का हसनैन भाई नेता बनकर उभरेगा तो कल हो सकता है हसनैन कयामत तक जिंदा नहीं रहेगा, कल आपका बेटा भी पतंग छाप पर नेता बन सकता है। तो लिहाजा तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने बेटे
बेटे को, आप अपने बेटियों को, आप अपने अहले अयाल को नेता बनाने की कोशिश करो। अवैसी है तो आपने बोलना सीखा है, अवैसी है तो बाबरी मस्जिद के हालात आपको पता चल चुका है, अवैसी है तो 3 तलाक जो शरीयत में छेड़खानी हुई है, आपकी शरीयत पर, आपके कुरान पर छेड़खानी करने वाले सरकार, उनको क्या जरूरत है मुसलमान के कुरान से, उनको क्या जरूरत है शरीयत के छेड़खानी करने से? आपको ललकारा है, आपके शरीयत को उन्होंने ललकारा है, आपके कुरान को उन्होंने छेड़ा है। लिहाजा 3 तलाक का मसला था, ये हमारी शरीयत का मसला था, 3 तलाक का मसला था, हमारे कुरान का मामला था, बुर्के का मामला था, हमारे शरीयत का मामला था। इन सारी चीजों पर आप जरा सोचने की बात है। हमारी बेटियों के साथ क्या किया जा रहा है, बेपर्दा करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा मैं तमाम मुसलमान नौजवानों से, हमारे आबा अजदाद से कहना चाहूंगा, आपने 70 साल तक जिस नाम पर भी वोट किया, आपको मुबारकबाद हो, लेकिन वास्ते अल्लाह के जब हमारी पार्टी उभरी है असदुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा को देखते हुए, आप जो है पतंग छाप यानी 11 तारीख को वोट है, आप हजरात हसनैन भाई एक नौजवान कैंडिडेट है जिन्होंने प्रमुख भी रहा, जो आज के डेट में मुखिया भी है, और उम्मीद है को जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है, वो घर घर से जुड़ा हुआ है, अमीर गरीब से जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा ऐसे कैंडिडेट को चुने कि जो आपके लिए भला हो सके। अब जरा सोचने की बात है, कुछ लोग के जहन में है कि एमएलए हमको क्या कर देगा, एमपी जीत करके हमको क्या कर देगा। आपने 70 साल से वोट दिया है, कोई एमपी आपके घर में हल जोड़ के नहीं दिया है, आपने 70 साल से वोट दिया है, कोई एमएलए आपको रोजी रोटी का जुगाड़ करके नहीं दिया है। लेकिन आपको यकीन है कि हम जो वोट दे रहे हैं ताकि हमारे पार्लियामेंट में या विधानसभा में हमारा मेंबर बन के जाएगा, तो अगर हमारे खिलाफ कोई साजिश की जाएगी कम से कम आवाज तो उठाएगा। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे सर? आज मैं ब्लॉक मेंबर हूं 10 साल से, लेकिन मेरे वार्ड के बारे में अगर सरकारी कोई खजाना आएगा तो हम वहां पर दौड़ेंगे। आपके पंचायत में 2200 प्रखंड पंचायत है हमारे ठाकुरगंज प्रखंड में, जिसको भी आपने मेंबर में चुना है। अगर सरकार का कोई 1 रुपए का भी योजना आएगा तो आप तो मेंबर को बोलते हो, मेंबर साहब हमने सुना है फला पंचायत में ये बट रहा है, वो बट रहा है। तो लिहाजा वो मेंबर भी कोशिश करता है कि मेरे वार्ड का भी लोग खुश हो। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से जब एक मेंबर एक वोटदार को खुश रखने के लिए वो ब्लॉक में मारामारी करने लगता है, अगर सरकार का योजना आएगा तो एक एमएलए अगर उनके विधानसभा में अगर कोई चीज छीनने की जरूरत पड़े तो वो जाकर के पार्लियामेंट में या विधानसभा में आपसे छीन के लाएंगे ना मेरे दोस्त। इन बातों को देखते हुए और नजाकत को देखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को ऐसे खत्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब तमीम अख्तर साहब माइक। जनाब सदर, यहाँ पर डायस पे मौजूद हमारे ठाकुरगंज विधायक प्रत्याशी जनाब हसनैन साहब, सारी बातें यहाँ आ गई। मुझे नहीं लगता है कि और कुछ कहने को है। मैं कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करा दूँ, आपको तारुफ करा दूँ जो अभी मंच पे बैठे हुए हैं, जो हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थन में, उसके हिमायत में यहाँ डायस पे मौजूद हैं। उनमें मैं नाम एक तरफ में बहुत लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी जितना जानता हूँ उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि वो आपके हिमायत में, हसनैन भाई के हिमायत में, मजलिस के हिमायत में, और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उनके हाथ को मजबूत करने के लिए, और हमारे सूबाई सदर जनाब अख्तर ईमान साहब उनके हाथ को मजबूत करने के लिए हम मौजूद हैं। उन लोगों का नाम मैं बता देना चाहता हूँ। मैं शुरू से नाम बताता हूँ। हमारे पौवा खाली के यहाँ पर मौजूद हमारे चाचा मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनके बगल में तशरीफ फरमाए हमारे गुलाम हसनैन साहब, उनके मामू मुखिया आफाक साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा। हमारे पौवा खाली के समाज सेवी शमसुल हक साहब, उनके बगल में बैठे हुए हमारे दिगलगंज प्रखंड अध्यक्ष फरीदुद्दीन साहब, और यहाँ उनके बगल में बैठे हुए युवा नेता हमारे पौवा खाली के आन बान शान और हमारे बाबू
आफ्ताब अली साहब और हमारे ठाकुरगंज प्रखंड अध्यक्ष मजलिस के प्रखंड अध्यक्ष टोनी मुखिया जी, और यहीं पर तशरीफ फरमा हमारे तातुआ पंचायत के रसमुद्दीन सरपंच साहब, मैं आरिफ भाई को भी देखता हूँ, भादभाई पंचायत, और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। ये सारे लोग हमारे हसनैन भाई और मजलिस के हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ तशरीफ फरमाए हैं। दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारे पार्टी का मजलिस का एक युवाओं ने एक नारा दिया है, हमारे नेताओं ने एक नारा दिया है। वो नारा ये है कि सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। ये चोट क्या दिया, ये चोट मैं बताना चाहता हूँ। आज से हमारे बाप दादाओं ने अब तक कांग्रेस को हम लोगों ने वोट देते आया है। आज तक हमारे बाप ने भी दिया, हमारे दादा ने भी दिया, हमने भी दिया, लेकिन इन लोगों ने हमें ठगने का काम किया है। ठगने का क्या काम किया है? हमारा सीमांचल का जो एक अहम मुद्दा है, जो यहाँ पर की जरूरत है, यहाँ पर क्या है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है और पलायन का है, और हमारा किसान का ये मसला है। शिक्षा का अभी जो बात हो रही है, अभी एक जनाब यहाँ बता रहे थे कि हमारे लिए डिलीवरी के लिए हमको किसान जाता है और लाखों का खर्च करना पड़ता है। अभी मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ के पौवा खली के एक साथी अभी इलाहाबाद हैदराबाद से इलाज करके आए हैं, और लोग दिल्ली जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, भेलोर जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं। अगर हमारे यहाँ ये व्यवस्था हो जाता तो आज हम लोगों को वहाँ इलाज करने के लिए नहीं जाना पड़ता। दोस्तों अब गौर कीजिए, तेलंगाना वालों ने, दिल्ली वालों ने, मुंबई वालों ने भी वोट दिया और हम लोगों ने भी वोट दिया। हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों? ये गौर आपको करना है। अब आइए एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो ये रहा है। आप ये कीजिए कि आप यहाँ आपके पास बैठे हुए हैं हमारे आफ्ताब अली साहब, ये अभी अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं। क्यों अलीगढ़ पढ़ने के लिए जाएंगे भाई? मेरा एक बेटा एक बेटी है, मेरी बेटी अलीगढ़ में पढ़ रही है, मेरा बेटा दिल्ली जामिया में पढ़ता। क्यों भाई? हमने भी वोट दिया। हम अगर किसान में ये चीज हो जाता तो मेरे बच्चे आज बाहर क्यों पढ़ने के लिए जाते? हमारे यहाँ मुद्दा है रोजगार का। आज हमारे नौजवान आज दिल्ली में, मुंबई में, पंजाब में वहाँ पर पोछा लगा रहे हैं भाई, वहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ मजदूरी क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे यहाँ कल कारखाने और फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लग रही हैं? इस पर गौर करने की जरूरत है दोस्तों। और हमारे जो किसान का मसला है, हमारे किसान का मसला है, इनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, इनको कीमत नहीं मिल रहा है, इनको संसाधन नहीं दिया जा रहा है। इस पर भी आपको गौर करने की जरूरत है दोस्तों। अभी एक बात कुछ लोगों, विपक्ष के लोगों ने कहा रहा है कि 1-2 जीतने से क्या होता है? दोस्तों 1-2 जीतने से क्या होता है? आप गौर कीजिए, हमारा जो कौमी सदर है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब, उन्होंने ये खरखड़ी से लेकर भेरभरी तक वो पैदल आए। पैदल आने से क्या होता है? एक आदमी जीतने से वहाँ पुल बनता है दोस्तों। कभी आपने सोचा था कि भेरभरी और रायपुर के बीच में इतना लंबा पुल बनेगा? आज बन रहा है। हमारे बैरिस्टर साहब जब उधर से पैदल पानी में चल के आए तो ये नेशनल न्यूज बना, पूरी दुनिया में आवाज पहुंच गई। सरकार को मजबूर होकर, नीतीश कुमार को मजबूर होकर वहाँ पुल बनाना पड़ा। आज आप अमौड़ में जाके देखिए, कभी आपने सोचा था कि समन जिला का वो सबसे लंबा पुल अगर बन रहा है तो हमारे अमौड़ में, हमारे अख्तर इल्मान साहब के क्षेत्र में बन रहा है। एक जीतने से क्या होगा? दोस्तों आप खड़े तो हो जाइए। आप अपने, चूंकि मैं पहले कह रहा कहने के लिए और कुछ रह नहीं गया, सारी बातें आ गई हैं। आज हमारे बीच हमारे एक नौजवान, हमारे एक युवा, एक हमारे करफन, हमारे भाई हसनैन साहब के रूप में एक उम्मीदवार मिला है, आपको एक हीरा मिला है। आइए आप गलती मत कीजिए। आगामी 11 नवंबर को आप पतंग के बटन को इतना जोर से दबाइए कि हमारा हसनैन भाई सीधे वो विधानसभा पहुंच जाए। इसे चंद बातों के साथ मैं बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत खूब, बड़े तेजी के साथ 1 मिनट के लिए एक नौजवान अब्दुल मलिक को मैं आवाज दूंगा कि 1 मिनट में केवल अपनी बातें रखें। 1 मिनट में। वक्ताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, सबों को बोलना है, इसलिए शॉर्ट में अपनी बातें रखें सब कोई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। बिना किसी तमहीद के, किसी का नाम लिए सीधी मैं 2-4 शेर, 2-4 अशआर आप लोगों के सामने गुनगुनाऊंगा। आप लोग पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं और शायरी के हवाले से मैं आप तक अपनी बात को पहुंचाऊंगा। उम्मीद है कि आप लोग संजीदगी के माहौल को बरकरार में रखते हुए हमारी हिम्मत अफजाई करेंगे। मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी है। मात
मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी है। लिखेंगे तारीख बिहार की, अब पुख्ता तैयारी है। लिखेंगे तारीख बिहार की, अब पुख्ता तैयारी है। मत घबराओ के लोगों, वक्त बदलने वाला है। हैदराबादी शेर हमारा, हैदराबादी शेर हमारा, हर दुश्मन पर भारी है। हैदराबादी शेर हमारा, हर दुश्मन पर भारी है। बहुत समझदार लोग हैं आप लोग। ठीक उसी तरह अख्तरुल ईमान साहब को सामने रखिए और इन मिसरों पर गौर करें। जुनून अज़्म चाहत पे जो भी कुर्बान होता है, जुनून अज़्म चाहत पे जो भी कुर्बान होता है, यकीनन पूरा उसके दिल का हर अरमान होता है। यकीनन पूरा उसके दिल का हर अरमान होता है। ज़माने में सियासी लीडर लाखों है पर कई सदियों में फिर पैदा कोई अख्तरुल ईमान होता है। कई सदियों में फिर पैदा कोई अख्तरुल ईमान होता है। वैसे तो दोस्तों कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अपनी बातों की तरफ ना जाते हुए सीधे सीधे गुलाम हसनैन साहब को ये 4 मिसरे हम उसको समर्पित करते हैं। और आप लोग बात अगर अच्छी और सच्ची हो तो तालियां बहुत कमजोर हैं, आप लोग तालियों से हिम्मत देंगे। मेरा ईमान का दावा है कभी भी रद्द नहीं होगा। मेरा ईमान का दावा है कभी भी रद्द नहीं होगा। तेरे कदमों तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। तेरे थोड़ा आप लोग पीछे हट जाइए। 5 से 10 सेकंड के अंदर हमारे शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हम सबों के बीच उपस्थित हो रहे हैं। थोड़ा बात छोड़ के खड़े रहे आप लोग जुड़े, माहौल को बनाएं। मेरा ईमान का दावा है कभी भी रद्द नहीं होगा। तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। ठाकुरगंज वालों बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तलक कोई मुखिया हसनैन नहीं होगा। कई सदियों तलक कोई मुखिया हसनैन नहीं होगा। और ओवैसी साहब के ऊपर जब एक अकेला आदमी पार्लियामेंट में दहाड़ते हैं हमारे और आपकी आवाज बनकर, तब पार्लियामेंट में बाकी लोगों का क्या हालात होता है आप लोग समाप्त करें और हौसला अफजाई करें। जाने क्या थे शोले थे चिंगारी थे, जाने क्या थे शोले थे चिंगारी थे। दहशत बनकर सब दुश्मन पर तारी थे। दहशत बनकर सब दुश्मन पर तारी थे। ठाकुरगंज वालों पिछले मंजर याद करो। ठाकुरगंज वालों 3 तलाक को याद करो। एक ओवैसी एक अकेला ओवैसी सब पर भारी थे। एक अकेला
जी सब पर भारी थे। और ये सेकुलर पार्टियां जो सेकुलर का ढोंग रचा करके हमें और आपको गुलाम बना करके रखना चाहती है, आप तक मैं मिसरे पहुंचाता हूं और आप लोग थोड़ा माहौल बनाइए। तालियां बहुत कमजोर है, आप लोग इतने समझदार लोग हैं, बात करने के लिए वक्त नहीं है, इसीलिए मैं बात की तरफ नहीं जा रहा हूं, शायरी के हवाले से अपने दिल की बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं। गुलाम बन के भी जीना ये कैसा जीना है, गुलाम बन के भी जीना ये कैसा जीना है। इससे बेहतर तो ये है कि मर जाना है, इससे बेहतर तो ये है कि मर जाना है। एक तरफ असदुद्दीन एक तरफ जालिम। अगले मिसरे पे तैयार रहिएगा ठाकुरगंज वालों। एक तरफ असदुद्दीन एक तरफ जालिम, फैसला आपको करना है किधर जाना है, फैसला आपको करना है किधर जाना है। और हिकमत अमल से काम करना लिए, एक गुजारिश है दोस्तों, हिकमत अमल से काम करना लिए, ऐसी हालत में नाशाज हो जाएंगे, ऐसी हालत में नाशाज हो जाएंगे। अपने वोटों की तक़सीम मत कीजिए, वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। आज ठाकुरगंज वालों के लिए आखिरी मिसरे, आखिरी 4 लाइन, यही बात कहकर मैं विदा लूंगा आप लोगों के सामने। और आखिरी जो लाइन आपके सामने गुनगुनाऊंगा, आप लोग झोली भर करके तालियों से स्वागत कीजिएगा। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। कल तलक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब की बातिल को हराने के लिए वोट करो, अब की बातिल को हराने के लिए वोट करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, हमारे राष्ट्रीय सदर और हम सब के चहेते नेता, हिंदुस्तान की हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर आपके हर जायज मसले का लड़ाई लड़ने वाले बारिश के साहब आप सबों के बीच पहुंच चुके हैं। जरा जोरदार ताली के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कीजिए साथियों। मैं उनके साथ बैठे हुए हमारे नए उम्मीद की किरण जनाब गुलाम हसन साहब बैठे हुए हैं। एक बार फिर से तालियों से उनका स्वागत कीजिए। डाइस पर बैठे मैं तमाम गार्जियन का स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये बोवा खाली का ऐतिहासिक जगह में हमारे सदर मोहतरम का तीसरी बार आना हुआ है। जो लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं, आपको मालूम है 11 तारीख को वोटिंग होना है, 14 तारीख को गिनती होना है। आप जानते हैं जिस हट्टागांव के उम्मीदवार गुलाम हसन साहब के ऊपर किस तरीके से भरोसा किया है जनाब अख्तर ईमान साहब और बारिश का साहब, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब 11 तारीख को उम्मीद दबेगी और 14 तारीख को रिजल्ट होगा तो पतन का निशान होगा इंशाअल्लाह। और मेरे साथियों, ये बात याद रखिए, आज ठाकुरगंज को मैंने हमेशा से कहा है कि एक प्रतिनिधि नहीं, प्रतिनिधि की जरूरत है और वो दिन दूर नहीं, इंशाअल्लाह 11 तारीख को आपके साथ की उंगली फैसला लेने के डिसिप्लिन मेंटेन करें हमारे प्रशासनों का। मैं चाहता हूं कि पब्लिक थोड़ा सा पीछे आ जाए, पीछे आ जाए, भाई बैरिकेड टूट जाएगा। हमारे शेर मेरे साथियों,
वक्त की कमी है। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे वक्ता है हमारे पास और हमारे राष्ट्रीय सदर आप सभी के बीच हैं। आप उनके सुनने के लिए बहुत बेचैन और बेकरार थे। इंशाअल्लाह आपसे कुछ ही देर में वो बोलेंगे। मैं चाहता हूं मीजान भाई अगला नाम आपने जिनको बुलाइएगा। शुक्रिया, खुदा। बहुत खूब, वक्ताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, इसलिए मैं बड़ी गुजारिश के बाद 2 मिनट के लिए मुफ्ती साकिब हयात साहब को आवाज दूंगा। मुफ्ती साकिब हयात साहब 2 मिनट के लिए आए। भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि डिसिप्लिन का मुजाहरा पेश करें। हमारे बैरिस्टर हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो डिसिप्लिन के नाम पर यहाँ के युवाओं को जानते हैं। वो मिसाल देते हैं हैदराबाद में कि सीमांचल के नौजवान है जो तहजीब और डिसिप्लिन में सबसे आगे हैं। आज आप लोग धक्का मुक्की करके क्या सबूत देना चाह रहे हैं? भाइयों, आराम से बैठे, कुछ ही देर में हमारे दरमियान बैरिस्टर साहब आएंगे। प्रशासन का कोऑपरेट करें, प्रशासन का कोऑपरेट करें। थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए भाइयों। मुफ्ती साकिब हयात साहब 2 मिनट के लिए माइक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, स्टेज पर रौनक अफरोज सदर मोहतरम और तमाम लीडरान, आज हम अपने सामने अपने कायद और अपने लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये हमारे अपनों के पीछे आकर के तशरीफ फरमा। यकीनन हम 11 तारीख को पतंग के निशान पर अपना कीमती वोट डालकर ये साबित करेंगे कि असद साहब आप तन्हा नहीं है, बल्कि सीमांचल के गयूर आवाम आपके साथ है। और इंशाअल्लाह आपको ठाकुरगंज से जनाब हसनैन साहब को कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। मैंने कुरान करीम की एक आयत की तिलावत आपके सामने की है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि आप फिरकों में मत बंटिए और किसी की बातों को सुनकर आपस के अंदर तफरीक मत डालिए। और हमने आपसे वायदा कर रखा है, आपसे ये बिल्कुल अज़्म मुसम्म कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह आने वाला 11 तारीख इस बात का सबूत पेश करेगी कि इंशाअल्लाह सीमांचल के आवाम और ठाकुरगंज की आवाम आपके साथ है। और हम जनाब हसनैन साहब को जरूर ठाकुरगंज के अपन से विधायक बना करके पटना के अंदर भेजने का काम करेंगे। आप तमाम हजरात से यही गुजारिश है, यही इल्तिजा है। चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं, हमारे बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लीडरान बैठे हुए हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई, मैं यहाँ की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा पीछे हट जाइए। अगर वो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।